बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स का है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इनपुट के लिए हम कौन कौन से फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए हम कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो कौन सी हेडर फाइल्स के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, इनपुट के फंक्शंस कौन सी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, इन दोनों फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, उनके नाम क्या हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान चैप्टर है। आसान मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए गए हैं। उसके अंदर आपको बार बार प्रिंट एफ का यूज़ करवाया गया है, स्कैन एफ का यूज़ भी करवाया गया होगा, उसमें आपको वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करवाए गए होंगे, लेकिन वहाँ पर हमने आपको ये नहीं बताया था कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका बिहेवियर क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनका पर्पज़ क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी आउटपुट स्टेटमेंट क्या है, और हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होता है। आउटपुट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आउटपुट स्टेटमेंट क्या है जी? आउटपुट स्टेटमेंट वो फंक्शंस हैं जो हम प्रोग्राम से डाटा गेट करने के लिए यूज करते हैं। यानी कि जब हम प्रोग्राम से कोई आउटपुट जो है वो अपनी स्क्रीन पर देखना चाहें, स्क्रीन का वर्ड यहां पर इसलिए यूज कर रहा हूं कि हमारा जो मॉनिटर है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर या स्क्रीन जो है उसके ऊपर जब हम अपनी आउटपुट देखना चाहेंगे तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? वहां पर हम आउटपुट की स्टेटमेंट यूज करेंगे। जो आउटपुट स्टेटमेंट आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आउटपुट स्टेटमेंट जो है इसको हम कहते हैं ये प्रिंट एफ का फंक्शन है। हम लिखते हैं प्रिंट, फिर लिखते हैं एफ और उसके आगे 2 ब्रैकेट्स डालते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, व्हाइट बोर्ड पे मैंने इसको जिस तरह मर्जी लिखा होगा ये सारे के सारे जो है ये स्मॉल जो लेटर्स हैं उसके अंदर आएगा। यानी कि आपका इनके किसी भी फंक्शन के अंदर कैपिटल लेटर्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर किसी भी जगह पर स्टूडेंट्स कैपिटल लेटर इस्तेमाल होंगे तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे। जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये क्या करता है? ये हमारे मैसेजेस को डिस्प्ले करवाता है हमारी स्क्रीन के ऊपर। जब आप कोई मैसेजेस देखना चाहते हैं, कोई आउटपुट देखना चाहते हैं, तो आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी आपने की है, यहां पर हम इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं प्रिंट एफ के साथ। प्रिंट एफ फंक्शन। इसमें जब भी हम आपने याद रखनी है एक चीज कि जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो जब भी हम किसी चीज के आगे ये वाली 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे उसका मतलब होगा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी लैंग्वेज में एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस हैं ये किसी भी चीज के आगे लगी हो, इसका मतलब वो चीज क्या है? एक फंक्शन है हमारे पास। तो यहां पर ये प्रिंट एफ के आगे लगी हुई है, इसका मतलब प्रिंट एफ क्या हमारे पास एक फंक्शन है। प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ये हमारी stdio.h, आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की stdio.h जो हेडर फाइल है ये हम क्यों यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं ताकि इसको हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करें। जितनी भी हमारी डेफिनेशंस हैं इन स्टैंडर्ड फंक्शंस की, यानी कि प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो इसके अंदर पड़ी हुई है। ये हमारे पास एक ऐसी हेडर फाइल है, एक ऐसी लाइब्रेरी फाइल है जिसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस हैं उन सब की डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। अब ये डेफिनेशन से क्या मुराद है? आपने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में बी लैंग्वेज पढ़ी होगी। अब बी लैंग्वेज में और सी लैंग्वेज में क्या डिफरेंस था? सी लैंग्वेज के अंदर हमने क्या किया, लंबी लंबी जो स्टेटमेंट्स थी कोई चीज स्क्रीन पर आउटपुट करवाने के लिए, उन लंबी लंबी स्टेटमेंट्स को हमने क्या किया? एक फंक्शन की शक्ल दे दी। अब वो जो फंक्शन की शक्ल दी हमने, उस फंक्शन का नाम हमने रखा प्रिंट एफ। अब ये प्रिंट एफ जो है ये किस तरह से बिहेव करेगा, ये कैसे काम करेगा, ये कहां पर डिफाइन हुआ है? stdio.h के अंदर। stdio.h जो है ये हमारे पास वो हेडर फाइल है जिसके अंदर प्रिंट एफ की पूरी डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो कंपाइलर है वो stdio.h से मदद लेगा देखने के लिए कि ये जो प्रिंट एफ है इसका बेसिकली पर्पज क्या है,
इसका मकसद क्या है, इसके इस्तेमाल हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने जितने भी फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने हैं आपने याद रखना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हेडर फाइल्स चाहिए। तो stdio.h हेडर फाइल आपसे अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि printf का जो फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल में है, तो वो कौन सी है, stdio.h की हेडर फाइल। हम जो जो फंक्शंस पढ़ेंगे मैं आपको साथ साथ उनकी हेडर फाइल्स भी बताता चला जाऊंगा। printf को जो सिंटैक्स है इसको हम दो तरह से लिखते हैं। एक तो हम printf को यूज करते हैं सिंपल मैसेजेस को प्रिंट करवाने के लिए। मसलन मैं printf लिखूंगा स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद ब्रैकेट आएगी, फिर डबल कोट्स के अंदर मैं वो मैसेज लिखूंगा जो मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहता हूं। यानी कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर अगर प्रिंट करवाना चाहता हूं कोई चीज तो मैं printf के अंदर लिखूंगा, डबल कोट्स में लिखूंगा। अब डबल कोट्स में व्हाटएवर कुछ भी लिखा हुआ है इसका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। printf क्या करेगा, जस्ट उसको एज इट इज प्रिंट करवा देगा, बिल्कुल जिस तरह से लिखा हुआ है एग्जैक्टली। यानी कि इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मैसेजेस प्रिंट करवा रहा है कि इसके अंदर जो चीज लिखी हुई है स्ट्रिंग में डबल कोट्स में वो उसको एज इट इज प्रिंट करवा रहे हैं। ये तो हो गया printf का एक बिहेवियर, एक तरह से इसको यूज किया जाता है। एक हम दूसरी तरह से printf को यूज करते हैं जो कि ज्यादा यूज है, वो क्या है, हम printf के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं। डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स में हम लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग। हमने लिखा printf, ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा, फिर डबल कोट्स क्लोज किए, फिर कॉमा लिखा, और फिर जितने भी वेरिएबल्स हमने जिनकी वैल्यूज हमने प्रिंट करवानी है उनकी लिस्ट यहां पर लिख दी। अब हमने इस printf से हमेशा मैसेजेस तो प्रिंट नहीं करवाने ना। मसलन मैं printf से हमेशा ये थोड़ी कहूंगा जी आप फला मैसेज प्रिंट करवा दें, फला मैसेज प्रिंट करवा दें। मैं कभी उसको ये भी तो कहूंगा कि किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएं, किसी चीज की वैल्यू प्रिंट करवाएं। जब हम उसको वैल्यू प्रिंट करवाने का कहेंगे तो वहां पर फिर printf का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पर printf लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। हम जिस चीज की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहेंगे उसको हम यहां पर लिखेंगे, यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी मैं वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूं उनको मैं यहां पर लिखूंगा डबल कोट्स के बाहर, उनको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाएगा। यहां पर जो मिस्टेक्स हैं ये हम सिंटैक्स एक दफा डिस्कस करके फिर जरा इसकी मिस्टेक्स को भी डिस्कस करते हैं कि आप लोग अमूमन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ज्यादातर करते हैं इसके अंदर। यहां पर हम वेरिएबल्स की लिस्ट लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम कुछ सिंबल्स लिखेंगे जिनके अंदर उन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया जाएगा। अब हम उन सिंबल्स को क्या कहते हैं, किस तरह से उनके ऊपर काम किया जाता है, इनको हम देखते हैं। printf के अंदर ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है ये तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक हमारे पास होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आएगा, टेक्स्ट में जो चीज हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, एज इट इज लिखी आ जाएगी। दूसरी चीज जो हम इसमें यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने अक्सर printf में लिखा देखा होगा, %d, %f, इनको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हमारी जो आउटपुट आएगी वो वेरिएबल की जो आउटपुट आएगी वो कौन सी डाटा टाइप की होगी। डाटा टाइप्स आपने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ी हैं। अब ये अगर हम %d लिखेंगे तो वो डेसिमल इंटीजर होगी, अगर हम %f लिखेंगे तो वो फ्लोट डाटा टाइप होगी। इसी तरह से तीसरी चीज जो इसके अंदर आती है उसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं, एस्केप सीक्वेंसेस हमारी आउटपुट को मॉडिफाई करते हैं। इन तीनों चीजों को हम नेक्स्ट बोर्ड पर भी प्रोग्राम के साथ देखेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इतना आपने नोट करना है कि printf के इस सिंटैक्स के अंदर जो डबल कोट्स में चीजें लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। फॉर्मेट स्ट्रिंग का दूसरा नाम हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग भी होता है, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोल स्ट्रिंग जो है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। उसमें हमारे पास टेक्स्ट आता है, उसमें हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, उसमें हमारे पास क्या आते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं। आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको इनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जरूर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाकर भी हम इनको डिटेल से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस भी हम देखेंगे। यहां पर मैंने दो एस्केप सीक्वेंसेस लिखे हैं, /n और /t, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं। इसी तरह से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यहां पर दो लिखे हैं, %d, %f। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं। हर डाटा टाइप का क्या एक अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब हम कुछ मिस्टेक्स देखते हैं जो स्टूडेंट्स इस सिंटैक्स के अंदर करते हैं। उम्मीद है कि आज तक 2 चैप्टर्स आपने कवर कर लिए हैं, आपने उन मिस्टेक्स के ऊपर जो है वो काबू पा लिया होगा। आपने अगर अभी तक अपने कंप्यूटर्स के अंदर टर्बो C++ का जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल नहीं किया तो उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल करें,
क्योंकि सी लैंग्वेज जो लैंग्वेज है ये आपको तब समझ आना शुरू होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको प्रोग्राम समझा दूंगा, वो प्रोग्राम आप एक दफ़ा देख लेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपको भूल जाएगा। मैं फिर नेक्स्ट प्रोग्राम समझा दूंगा, हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो प्रोग्राम्स हम डेली लेक्चर्स के अंदर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा जो आपकी बुक्स के अंदर प्रोग्राम्स हैं आपने वो भी साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। तो स्टूडेंट्स, जो मिस्टेक हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो क्या हैं? जो सिंपल प्रिंट एफ है उसके अंदर तो मैक्सिमम जो मिस्टेक की जाती है वो क्या है, जिसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, डबल कोट्स नहीं लगाए, डबल कोट्स की जगह अक्सर स्टूडेंट जो है वो सिंगल कोट्स लगा देते हैं। उसके अलावा प्रिंट एफ के अंदर टी मिस कर दिया, एफ मिस कर दिया। प्रिंट का पी कैपिटल लगाना स्टूडेंट्स की बहुत जो है वो एक आदत बनी हुई है कि अक्सर फर्स्ट वर्ड जो है उनको कैपिटल लिखने की आदत होती है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पी को क्या कर रहे होते हैं, कैपिटल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को बस आपने ध्यान रखना है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आप हमें डायरेक्ट अपनी स्क्रीन भी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए मैं आपको ये कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूं कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। जो ये दूसरा प्रिंट एफ है इसके अंदर जो मिस्टेक्स की जाती हैं वो क्या हैं, ये जो वेरिएबल्स की लिस्ट लिखी जाती है उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हम कॉमा सेपरेट करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो कॉमा मिस कर देते हैं, या क्या करते हैं इनको साथ साथ लिख देते हैं, या इनको डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। ये डबल कोट्स यहां पर क्लोज करने की बजाय यहां पर क्लोज कर देते हैं। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स हैं। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 प्रोग्राम्स के बाद आपकी ये मिस्टेक्स क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये प्रिंट एफ का जो टॉपिक है ये कुछ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। इसकी कुछ मजीद प्रैक्टिस जो है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम प्रोग्राम को देखते हैं, इस प्रोग्राम की मदद से हम प्रिंट एफ को कुछ मजीद समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक प्रोग्राम हमारे सामने लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर ये सबसे ऊपर वाली लाइन में हैश इंक्लूड stdio.h लिखा हुआ है। यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h में आपको याद होगा, आपने ये जो हैश इंक्लूड का टॉपिक है ये पढ़ा होगा। ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जब भी आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात होगी तो वो किससे स्टार्ट होगी, हैश साइन से स्टार्ट होगी। उसके बाद हमने stdio.h लिखा। stdio.h क्यों लिखा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हमारे पास जो प्रिंट एफ है उसकी जो डेफिनेशन है वो कहां पर पड़ी हुई है, वो stdio.h के अंदर। तो जब भी हम अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ इस्तेमाल करना चाहेंगे तो हम कौन सी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, stdio.h। उसके बाद मैंने वाइड मेन लिखा। इसमें ये जो वाइड मेन है, ये वाइड का मतलब है हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेन हमारे पास मेन फंक्शन है, यहां से मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगी। हमने प्रोग्राम जो है वो लिखना जरूर यहां से स्टार्ट किया है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, ये भी एक MCQ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो कहां से स्टार्ट होती है, तो वो हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, वो हमारी मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, A, B, sum, और ये तीनों वेरिएबल्स किस डाटा टाइप के थे, इंटीजर डाटा टाइप के थे। यहां पर जब हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे तो लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा कि हमारे पास 3 मेमोरी वेरिएबल्स बन जाएंगे, एक का नाम A, एक का नाम B और एक का नाम sum। फिर हमने इस A को इनिशियलाइज किया 10 के साथ। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब था, हमने कोई वैल्यू इसके अंदर रख दी, तो इस A में क्या आ गया, 10 आ गया। उसके बाद हमने B को इनिशियलाइज किया 20 के साथ, और फिर हमने सम के अंदर A प्लस B यानी कि दोनों को प्लस करके रख लिया, तो सम में हमारे पास क्या आ गया, 30। अब यहां पर हमने दोबारा प्रिंटएफ को इस्तेमाल किया है। प्रिंटएफ के अंदर हमने क्या लिखा, प्रिंटएफ में हमने लिखा सम इज इक्वल टू %d/n। अब यहां पर मैंने जो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर तीनों चीजें आ सकती थी, ये पूरी लाइन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रिंग है या फॉर्मेट स्ट्रिंग है। इसके अंदर ये जो सम लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट। ये सम की वजह से आपकी स्क्रीन में आउटपुट आपको बताने लगा, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। स्क्रीन पर लिखा आएगा सम, उसके बाद आएगा इक्वल टू। इक्वल टू जो है ये सम और इक्वल टू ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है वो %d लिखा हुआ है।
ये परसेंटेज डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या काम है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम है फॉर्मेट स्पेसिफाई करना कि हमारी जो आउटपुट आएगी वो कौन सी डाटा टाइप में आएगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी का मतलब है कि ये डेसिमल इंटीजर में आएगी। हम इसको भी आगे डिटेल में देखेंगे, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में है। तीसरी चीज जो यहां पर लिखी है वो है स्लैश एन। स्लैश एन क्या है, स्लैश एन हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। एस्केप सीक्वेंसेस क्या कर रहे होते हैं, हमारी आउटपुट को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। आउटपुट को मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, यानी कि स्लैश एन क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन में लेकर आ रहा है हमें। तो ये हमारे जो आउटपुट का बिहेवियर उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास और भी इसके अलावा काफी सारे जो हैं वो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, उनको हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में देखेंगे। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पर सम लिखा हुआ है ये वेरिएबल है। अगर यहाँ पर एक से ज्यादा वेरिएबल्स मैंने इंक्लूड करवाने होते इसके अंदर तो मैं एक इनको कॉमा सेपरेट कर देता, उसका प्रोग्राम भी हम अभी देखते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो सम है इसकी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, परसेंटेज डी में। तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखाएगा, सम इक्वल टू, अब इस परसेंटेज डी में सम की वैल्यू आनी है, तो सम की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 30। तो स्क्रीन पे जो हमारी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, सम इज इक्वल टू 30। और हमारा जो कर्सर है इस स्लैश एन की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इसके बाद भी कोई आउटपुट आनी होती तो वो हमारी कहां पर आती, नेक्स्ट लाइन में आती। यहां पर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस, इनके टॉपिक्स तो हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने हैं, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको इंट्रो दिया हुआ है ताकि आपको इनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो हमेशा किसके साथ स्टार्ट होगा, परसेंटेज के सिंबल के साथ। जब भी कोई चीज परसेंटेज के सिंबल के साथ स्टार्ट होगी आपने समझ लेना ये क्या चीज है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये इस्तेमाल कहाँ होगा, प्रिंटएफ के अंदर। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज के साथ हमारे पास फॉर्मेट करैक्टर लगाया जाता है, यानी कि परसेंटेज के साथ या तो डी लगा होगा, या परसेंटेज के साथ सी लगा होगा, या परसेंटेज के साथ एफ लगा होगा। तो ये जो सी एफ डी हैं इनको हम कहते हैं ये हमारे पास फॉर्मेट करैक्टर्स हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो कौन सी डाटा टाइप की होगी। यहां पर इस प्रोग्राम में देखें मैंने यहां पर इंटीजर इस्तेमाल किया। जब मैंने यहां पर इंटीजर इस्तेमाल किया तो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज किया। अगर मैं यहां पर इंटीजर की बजाय कोई और डाटा टाइप इस्तेमाल करता तो डेफिनेटली मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर भी क्या होता, चेंज होता। हम इसको फ्लोट के साथ एक नेक्स्ट एग्जांपल में भी अभी देखेंगे। उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या करते हैं, हमारी फॉर्मेट की जो आउटपुट है उसके फॉर्मेट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। हमारी आउटपुट के फॉर्मेट को हमारे मुताबिक करते हैं। हम जिस तरह से आउटपुट को देखना चाहें उस तरह से वो हमें आउटपुट को दिखाते हैं। स्लैश एन हमने यूज करके देख लिया, ये न्यू लाइन के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए होता है। इसी तरह हमारे पास एक इसकी एग्जांपल में स्लैश टी है, ये टैब है। जब आप स्पेसेस ज्यादा देना चाहें तो वहां पर हम स्लैश टी यूज करते हैं। एस्केप सीक्वेंस का जो टॉपिक है ये भी अभी हमारे पास आगे आने वाला है। चलिए आइए एक प्रोग्राम जो है वो हम इसको फ्लोट के साथ भी बनाकर देखते हैं कि फ्लोट के साथ इसका बिहेवियर जो है वो किस तरह से चेंज होगा। स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई, सिर्फ इसके अंदर डाटा टाइप का चेंज किया गया है। हमने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, वाइड मेन लिखा, हमने यहाँ पे लिखा फ्लोट। अब फ्लोट जो डाटा टाइप है ये हमने पढ़ा था, ये क्या है, ये डेसिमल पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स को जो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, इशारिया वाली वैल्यूज़ हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम फ्लोट के साथ इन वेरिएबल्स को लिखेंगे तो ये जो वेरिएबल यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लोट ए और उसके बाद लिखे एस क्यू। अब यहां पर ये जो दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए मेमोरी में, वेरिएबल्स का आपको पता है ना कि ये हमेशा जो है वो कहां पर क्रिएट होते हैं, मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये मेन मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये बेसिकली मैंने मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है कि मेन मेमोरी के अंदर ये जो दो वेरिएबल्स हैं इनकी स्पेस इस तरह से ऑक्यूपाई होगी। इसमें हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं ए और एस क्यू। ये दोनों जो हैं ये इशारिया वाली वैल्यूज यानी कि डेसिमल पॉइंट वैल्यूज जो हैं उनको अपने अंदर स्टोर करेंगे। अब यहां पर मैंने इसको ए को असाइन कर दिया 2.5। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा a मल्टीप्लाई बाय a। अब ये a से मल्टीप्लाई हुआ और इसकी जो वैल्यू है वो एस क्यू को असाइन हो गई।
अब इन दोनों के जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा SQ के अंदर। मैं इसकी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो मैं फॉर चले 111 हमने एक रफ वैल्यू इसके अंदर लिख दी एग्जांपल के तौर पर, तो वो वहां पर आ जाएगा। अब यहां पर एक और मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको वो इक्वल टू कंसीडर कर लेते हैं। हमने लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर ये पढ़ा था कि ये इक्वल टू का ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है, इसका काम है राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करना। राइट साइड पर जो भी काम होगा उसको ये किसको असाइन कर देगा, लेफ्ट साइड पर। यहां पर भी ये ऑपरेटर यूज हुआ है तो ये लेफ्ट साइड पर असाइन कर रहा है वैल्यू को, यानी कि ये a इज इक्वल टू 2.5 ठीक है, 2.5 इक्वल टू a, ये मैथमेटिक्स में तो ठीक हो सकता है लेकिन यहां पर ये क्या है, गलत है। ये इस तरह नहीं हो सकता। हम हमेशा r वैल्यू को किसमें रखेंगे, l वैल्यू के अंदर रखेंगे। तो इसका जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आया 111 आया फॉर एग्जांपल, ये चले मैं यहां पर जो है वो 7.5 लिख देता हूं, तो ये किसके अंदर आ गया, SQ के अंदर। अब यहां पर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मैंने लिखा है स्क्वायर ऑफ परसेंटेज f इज परसेंटेज f। अब आप यहां पर नोट करें कि मैंने ये टेक्स्ट लिखा, तो ये टेक्स्ट जो है वो एज इट इज लिखा आएगा, आउटपुट में क्या लिखा आएगा, स्क्वायर ऑफ परसेंटेज f। इस परसेंटेज f की जगह ये पहले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले वेरिएबल क्या है, a, इस a के अंदर क्या पड़ा हुआ है 2.5। उसके बाद क्या लिखाएगा, इज, क्योंकि इज हमारे पास क्या है, टेक्स्ट है ये भी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, परसेंटेज f, इस परसेंटेज f में इस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या SQ, और इसमें हमने सपोज किया था कि इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है 7.5। तो हमारी जो स्क्रीन आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर ऑफ 2.5 इज 7.5। अब इसके अंदर आप एक चीज नोट करें कि मैंने यहां पर एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया। यहां पर एस्केप सीक्वेंस लिखना लाजमी नहीं है। अगर हमें जरूरत है तो हम यूज करेंगे, अगर जरूरत नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे। इवन यहां पर टेक्स्ट लिखना भी लाजमी नहीं है। मसलन इसी प्रिंटएफ को मैं इस टेक्स्ट के बगैर भी लिख सकता था। मैं इस प्रिंटएफ को इस तरह लिख देता, प्रिंटएफ परसेंटेज f, और यहां पर मैं लिख देता SQ। तो क्या होता है, इस SQ की वैल्यू परसेंटेज f में जो भी SQ के अंदर पड़ा हुआ था वो प्रिंट हो जाना था, खत्म। ये प्रिंट एफ जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रिंट एफ के अंदर जो गलतियां होती हैं उनको आपने ज़हन में रखना है। इस चैप्टर के अंदर से, इन टॉपिक्स के अंदर से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, बहुत सारे एरर्स को तलाश करने वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इनके नेक्स्ट लेक्चर्स में भी इंशाल्लाह ताला हम इनकी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आउटपुट स्टेटमेंट क्या है। आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब है जो हमें स्क्रीन पर आउटपुट देखने में मदद करती है। ऐसे फंक्शंस जो स्क्रीन पर हमें आउटपुट देखने में मदद करें या प्रोग्राम से हमारे लिए आउटपुट लेकर आएँ। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो क्या है, वो हमारे पास मॉनिटर है। फिर हमने पढ़ा कि आउटपुट के लिए हम कौन से फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे सिलेबस में आउटपुट के लिए हम प्रिंटएफ इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटएफ के अंदर हमने देखा प्रिंटएफ का सिंटैक्स क्या है। प्रिंटएफ दो तरह से यूज हो सकता है, एक में हम सिंपल मैसेजेस लिखते हैं, एक के अंदर हम पूरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्ट्रिंग और उसके बाद वेरिएबल्स की लिस्ट लिखते हैं। फिर उस फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर टेक्स्ट आता है, उसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है, उसके अंदर हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस आते हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, उसके अंदर हम किस किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, किस डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, किस डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो सैम्पल प्रोग्राम्स मैंने आपको करवाए हैं इनको आप घर में प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।